हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 11th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम आंकिक प्रश्न एवं हमारे न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है कि यदि दो सदिशों के परिमाण क्रमशः 3 मात्रक और 4 मात्रक हैं तथा उनके अदिश गुणनफल का परिमाण 6 मात्रक है तो दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या क्या दिया है, उन्होंने दिया है दो परिमाण हमने मान लिए, एक है ए वेक्टर मॉड ए वेक्टर, उसका मान दिया है 3 और एक हमारा मॉड बी वेक्टर, उसका मान दिया है 4। ठीक है, और दोनों का अदिश गुणनफल तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का परिमाण दिया उन्होंने 6 और उन्होंने बोला बीच का कोण यानी थीटा का मान निकालना है। तो सूत्र होता है अदिश गुणनफल के लिए कॉस थीटा बराबर मॉड में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बटा में मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर। ये हमारा है अदिश गुणनफल के लिए फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, इनके मान रख देंगे, इसका मान है 6 और इसका मान है 3 गुणा 4, काट देंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, 1/2। हमें देखना है कॉस में 1/2 किसका मान होता है। तो कॉस थीटा बराबर कॉस 60, कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो कॉस से कॉस हट जाएगा, थीटा बराबर क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो यही हमारा बीच का कोण है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यदि ए वेक्टर बराबर दिया है और बी वेक्टर बराबर दिया है तो इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए तथा इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, सदिश गुणनफल निकाल लेते हैं इनका। तो सदिश गुणनफल होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैंने आपके लिए बताया था किस प्रकार से निकाला जाता है। ए निकाला जाता है सारणिक में, तो आई कैप जे कैप के कैप। अब ए का मान दिया है आई जे के रूप में, इनके गुणांक है 1 1 1 और यहाँ इसके गुणांक हो जाएंगे 1, इसका गुणांक हो जाएगा -1 और इसका गुणांक भी -1। ठीक है, यहाँ से हमारा सदिश गुणनफल निकलेगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, क्या हो जाएगा, सबसे पहले आई को छुपा लेंगे, इसको इसको, तो यहाँ से में गुणा करते हैं प्लस आता है, यहाँ से में करते हैं माइनस। तो 1 का गुणा 1 में तो माइनस का 1, इसका गुणा इसमें तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस माइनस क्या आया माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का जे, इसको छुपाया इसको छुपाया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 1 और ऐसे में गुणा करेंगे तो माइनस का 1। फिर इसके बाद प्लस माइनस प्लस के कैप, इसको छुपाएंगे इसको, तो 1 का गुणा 1 में तो माइनस का 1, ऐसे में गुणा करेंगे तो माइनस का 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आई बचा, 0 आई कैप। ठीक है, फिर इसके बाद में ये -1 माइनस के 2, तो माइनस माइनस प्लस के 2 ये हो जाएंगे। ठीक है, और ये -1 माइनस के 2 के हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। इसको यहाँ से लिख सकते हैं ए क्रॉस बी बराबर 2 जे कैप माइनस का 2 के कैप। ये तो हमारा आ गया सदिश गुणनफल। अब हमें क्या निकालना है, बीच का कोण। तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, परिमाण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, परिमाण। तो इसका परिमाण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4, इसका भी 4, ये हो जाएगा करणी में 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 करणी 2। अब इसके बाद हम ए का परिमाण निकालेंगे। तो ए वेक्टर का मान दिया, उसका परिमाण निकालेंगे। तो क्या मान दिया था उसका, आई प्लस जे प्लस के, तो उनके गुणांक 1 1 थे, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। परिमाण कैसे निकालते हैं, आई के गुणांक का स्क्वायर, जे के गुणांक का स्क्वायर, के गुणांक का स्क्वायर और बीच में आता है प्लस, तो ये हो जाएगा √3। इसी प्रकार बी का परिमाण निकाल लेंगे। तो उसका दिया था आई माइनस जे और माइनस के। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा कितना 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बीच का कोण। तो कोण के लिए सूत्र होता है सदिश गुणनफल में साइन थीटा बराबर मॉड में ए क्रॉस बी बटा में मॉड ए मॉड बी। ठीक है, इन पर वेक्टर हैं।
तो इसका मान आ गया था कितना, इसको सॉल्व किया था तो इसका मान आया था 2 करणी 2, और इसका आया है करणी 3, और इसका भी करणी 3। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 करणी 2, करणी 3 का करणी 3 में तो 3। ठीक है, अब हमें यहाँ से थीटा का मान निकालना है, जिस साइन क्या है यहाँ आ जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ये आ जाएगा 2 करणी 2 बटा में 3। यही हमारा आंसर है, बीच का कोण आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रक्षेप गति। अब हम प्रक्षेप गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस पर से कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो क्वेश्चन है प्रक्षेप गति को परिभाषित कीजिए तथा किसी ऊंचाई से फेंके गए पिंड की गति का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। अथवा करके ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन कि प्रक्षेप के पथ के परवलय के लिए सिद्ध कीजिए 1/2 gx² बटा में u²। ठीक है, तो इसे हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम प्रक्षेप गति के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रक्षेप गति क्या होती है। तो प्रक्षेप गति क्या है, पहले हम इसको समझेंगे फिर इसकी परिभाषा को सीखेंगे। तो प्रक्षेप गति जैसा कि हम यहाँ किसी छत पर बैठे हुए हैं, ये हमारी कुछ ऊंचाई पर क्या है, बाय ऊंचाई पर छत है। बाय क्यों, क्योंकि बाय अक्ष पर मान रहे हैं, ऊर्ध्वाधर। यहाँ से हमने एक पत्थर को फेंका है ऐसा सीधा इस दिशा में, लेकिन वो आंग गति करते हुए कहाँ ऐसा जाके नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो हम जब किसी छत पर बैठकर पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर बैठकर जब उसे हम प्रारंभिक वेग u के साथ फेंकते हैं तो वह कुछ दूरी तय करके कुछ आकृति वक्र बनाते हुए कहाँ आकर पृथ्वी पर आकर गिर जाती है, तो उसका अंतिम वेग ये हो जाता है v। ठीक है, तो इस प्रकार है, इस दूरी को तय करने में, इस गति को तय करने में, इसमें जो आकृति बन रही है, इस आकृति को ही, इस आकृति की बनाते हुए जो गति तय हो रही है वही हमारी क्या कहलाती है, प्रक्षेप गति कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रक्षेप गति। अब हम इसे किस प्रकार समझेंगे, तो देखते हैं कि जब किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न, मतलब किसी ऊपर बैठे हुए छत से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है, तो वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण, अब गुरुत्वीय त्वरण क्या है, ये पृथ्वी की ओर कार्य करता है। ठीक है, के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पर गति करता हुआ, यानी एक कोई ग्राफ बनाते हुए गति करता हुआ पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान पर लौटकर आ गिरता है। ठीक है, तब इस गति को ही हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति। अब इसका आपको चित्र दिख रहा है नीचे, तो ये है एक चित्र इसका कि हम यहाँ पर बैठे और यहाँ से हमने क्या पत्थर फेंका, वो वहाँ के वक्र पर गति करते हुए कहाँ गया, पृथ्वी पर आकर गिर गया, तो उसकी इस गति को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति। ठीक है, अब ये हमारा ऊर्ध्वाधर है इसलिए हमने इसे बाय मान लिया क्योंकि बाय अक्ष पर है, और ये हमारा एक्स अक्ष है तो हमने इसकी दूरी मान ली x, मतलब यहाँ आकर पृथ्वी पर गिर गया तो इसकी दूरी मान ली x। इस बिंदु की सीध से हमने यहाँ से फेंका और यहाँ आके गिर गया तो इस बिंदु से इसकी दूरी हो गई x। और गुरुत्वीय त्वरण हमेशा कहाँ की ओर, पृथ्वी की ओर कार्य करेगा, तो पिंड भी नीचे की ओर आ रहा है और गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर कार्य करता है, तो कैसा रहेगा गुरुत्वीय त्वरण, हमारा धनात्मक रहेगा। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक कैसे, जब हम पिंड को ऊपर की ओर फेंकेंगे और वो नीचे की ओर बल कार्य करेगा उस पर, तो हमारा त्वरण ऋणात्मक होगा। लेकिन अभी पिंड कहाँ की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, और गुरुत्वीय त्वरण कहाँ की ओर लगता है, नीचे की ओर, इसलिए इसका मान कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। इसका मान लिख लेंगे, माना किसी वस्तु को बाई ऊंचाई की मीनार से क्षैतिज दिशा में फेंका या क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है, तब अब एक बार इसकी क्या निकालेंगे, ऊर्ध्वाधर स्थिति, और एक बार निकालेंगे इसकी क्षैतिज स्थिति। तो ऊर्ध्वाधर स्थिति में क्या करेंगे हम, ऊर्ध्वाधर स्थिति में तो ऊर्ध्वाधर स्थिति के लिए हम क्या करेंगे, जब त्वरण निकालेंगे, त्वरण तो नीचे की ओर कार्य कर रहा है तो प्लस का ही आएगा, लेकिन ऊर्ध्वाधर स्थिति यहाँ से फेंक रहा है तो इसका प्रारंभिक वेग क्या है, अभी 0। जब हम पिंड को हाथ में रखे हैं तो प्रारंभिक वेग, जब प्रारंभ में हम पिंड को हाथ में रखे हैं उसका वेग क्या रहेगा, 0। लेकिन जो कौन सी अक्ष देख रहा है, बाय अक्ष, तो यहाँ u/y का मान निकलेगा। कैसे निकलेगा वो देखो हम निकालते हैं अभी। तो हमारी हेडिंग बनेगी पहले ऊर्ध्वाधर के लिए, किसके लिए, ऊर्ध्वाधर के लिए। तो हेडिंग बना लेंगे ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब बाय अक्ष की बात चल रही, ऊर्ध्वाधर के लिए। तो इसके लिए हमारा जो त्वरण रहेगा a/y वो क्या रहेगा, प्लस का g। ठीक है, और हमारा जो वेग रहेगा u/y वो क्या रहेगा, 0, और अंतिम वेग v/y भी क्या रहेगा, 0। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्षैतिज के लिए, किसके लिए, क्षैतिज के लिए। तो हेडिंग बन जाएगी क्षैतिज के लिए।
तो क्षैतिज के लिए हमारा प्रारंभिक वेग क्या है, यू एक्स। तो अब देखेंगे जब हम प्रारंभ में वस्तु को हाथ में रखेंगे तो u का मान क्या था, 0। लेकिन जब हमने उसको फेंका तो वह प्रारंभिक स्थिति से आकर कहाँ आकर गिर गया, नीचे पृथ्वी पर। तो उसकी जो वेग था शुरू से लेकर अंतिम तक आया तो वो क्या हो जाएगा, हमारा u हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ux के लिए हमारा क्या मान हो जाएगा, u। ठीक है। और vx, तो vx अंतिम वेग तो 0 ही रहेगा। ठीक है। और हमारा त्वरण रहेगा ax, तो पृथ्वी पर आकर त्वरण का मान भी क्या हो जाएगा, 0। और विस्थापन मतलब उसकी दूरी, क्या हो जाएगी, उसकी दूरी विस्थापन तो कितनी हो जाएगी, हमने क्या मानी है चित्र में, x। ठीक है, क्या मानी है, x मानी है। ठीक है। अब हम गति का द्वितीय समीकरण लगाएंगे, लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो पहले हम लगा रहे हैं ऊर्ध्वाधर के लिए, किसके लिए, ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर के लिए क्या हो जाएगा, इनमें y लग जाएगा, तो y y y। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर के लिए हमारा विस्थापन दूरी क्या रहेगी, y अक्ष के लिए y। ठीक है, ऐसा यानी विस्थापन दूरी, तो y अक्ष पर देख रहे हैं तो y u y क्या था हमारा, u y 0। ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया, 0। 1/2 a y क्या था, g और t स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, y बराबर 1/2 g t स्क्वायर। ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, क्षैतिज के लिए, किसके लिए, क्षैतिज के लिए। तो एस एक्स बराबर यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, जो किसके लिए, क्षैतिज के लिए। क्षैतिज में हमने क्या लगा दिया, x, क्योंकि x अक्ष की बात चल रही है, क्षैतिज के लिए। ठीक है। अब एस एक्स मतलब विस्थापन है x अक्ष पर, तो क्या है हमारा x है। और यू एक्स क्या हो गया हमारा u। ठीक है। प्रारंभिक वेग क्या हो गया, उधर आकर x अक्ष पर आकर u हो गया। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ से जब गिरा यहाँ तक आया तो यहाँ तो u का मान क्या था, 0, लेकिन यहाँ पर जब यहाँ आया तो उसकी जो टोटल क्या हो गया, u हो गया। ठीक है। प्लस 1/2 ए एक्स हमारा क्या है, पृथ्वी के लिए त्वरण। तो पृथ्वी जब वस्तु आ गई उसका त्वरण तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर त्वरण का मान 0 हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा, जो टी स्क्वायर रहने तो अब की बार 0 कर देंगे। तो x बराबर यू टी, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। इसके बाद में यहाँ से हम t का मान निकालेंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा, x/u। टी का मान क्या हो जाएगा, x/u। ये वाला मान हम कहाँ रख देंगे, इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। लिख देंगे समीकरण 1 में टी का मान रखने पर। ठीक है। तो मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 1/2 जी, टी का मान हो जाएगा x/u और स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है। क्या हो जाएगा, y बराबर 1/2 जी, एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर और बटा में यू का अलग स्क्वायर कर देंगे तो यू स्क्वायर। यही हमारा फाइनल फार्मूला है, यही हमें सिद्ध करना था।